नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है वो रेलवे का 30 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अभी-अभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह आगामी एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी पूछे जाएँगे या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, डिस्कशन करने की मन बनाए हैं। तो हम लोग करते हैं तकरीबन 50-60 सेट करते हैं, 25-25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग और अपने जो नॉलेज है उसमें इंक्रीजमेंट लाएँगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक मोटिवेशन पेज को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। बदल जाओ वक़्त के साथ या वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। साथियों, समस्या किसके पास नहीं है? सबके पास है। बदल जाओ वक़्त के साथ या वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो समस्या के पार जाएगा वो सफलता को खींच कर लाएगा, है ना? तो हम लोग बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। वह यौगिक क्या है? फोन काटो। मैसेज में पूछो तो क्या क्या बात है? अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? साथियों, ये सारा सवाल ग्रुप डी का है इस बार का। ओरिजिनल प्रीवियस आपके बीच लाए हैं और आगे के तैयारी के लिए काफी एकदम मतलब जो है लल्लन टॉप है, इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O एक फॉर्मूला होता है। जिप्सम को जब गर्म करेंगे हम लोग 393 केल्विन पर, तो फिर हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। बैलेंस बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग। एक और इसका सूत्र होता है, 2 को इधर ले आइए तो 2 CaSO4 इंटू H2। एक और होता है, इसको अगर आप चाहे तो 2 CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2O। तीनों फार्मूला में से कोई भी आपको ऑप्शन में हो सकता है। तो जब हम जिप्सम को बैलेंस कर लेते हैं, 2 कार्बन यहाँ है, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ हो जाएगा, तो जिप्सम को जब हम 393 केल्विन पे गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है? शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग कहाँ करते हैं? शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। दूसरा, सांचा बनाने में, सांचा बनाने में। शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करवाते हैं आप लोग। उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, व्हाइट व्हाइट वाला, जो काफी मजबूत होता है। यदि उसे 5 से 10 या 15 मिनट तक पानी देकर छोड़ दिया जाए, पानी देकर छोड़ देंगे तो यह हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इसलिए मूर्ति का साँचा बनाने में, शल्य चिकित्सा में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं साथियों। बेकिंग सोडा, धावन सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू H2O और कै गो H2O? 10H2O। याद रखिएगा, पूछा गया था कि धावन सोडा में पानी का कितना अंश होता है? 10। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोलते हैं। तो आपका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है हम लोग पाव रोटी में करते हैं, अग्निशामक यंत्र में भी करते हैं इसका प्रयोग। धावन सोडा का प्रयोग कपड़ा धोने में करते हैं। आपको पता होना चाहिए, नामे से पता है धोने वाला सोडा है।
किसी से धो के क्या करेगा, हटाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब केवल और केवल वास्तविक ही होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रकाश वहां तक पहुंचता है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रकाश वास्तव में पर्दे तक पहुंचता है। पर्दे तक पहुंचता है। इसे अच्छा, वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। और ऑप्शन को देखते हैं एक नजर। वास्तविक बड़ा होता है क्या? नहीं, वास्तविक छोटा होता है और आभासी तो हो ही नहीं सकता है। तो ए होना मुश्किल है, ए होना मुश्किल है। एक बात और बताते हैं आपको, वास्तविक किसी किसी स्थिति में बड़ा भी होता है। तो आंसर ए भी हो सकता है, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त करना है, क्योंकि पर्दे पर प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और दो को लेकर चलेंगे। कहीं ऑप्शन है क्या? सी नंबर ऑप्शन में एक और दो है। एक और दो। ओह, क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर एक और दो करेक्ट है, बाद बाकी सब गलत है। बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम, आप इसको सुधार लीजिएगा, श्वेत श्याम, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? वाह, मेरा टेक्निकल टीम को आंसर पता है। टाइप किया जो है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का प्रयोग हम लोग श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। केवल सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, दोनों का करते हैं। कुछ विशेष है क्या? कला लगातार फोन आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। हाँ उठाओ तो, रिसीव करो। AgBr। और अब आपको हम बता दें कि सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो होता है, ये हम लोग दवा में भी करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इसका प्रयोग तो हम लोग श्वेत फोटोग्राफी में करते ही है। थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें चार चीजें आती है। एक आता है AgCl, AgBr, प्रिंस को जाने के लिए कहा गया है। AgCl, AgBr, उसके बाद है AgI, और उसके बाद है आपको AgNO3। चार चीजें हैं। इसका प्रयोग हम लोग दवा में करते हैं। इसका प्रयोग श्वेत फोटोग्राफी, श्वेत फोटोग्राफी, श्वेत फोटोग्राफी, उसके बाद AgI का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं, कृत्रिम वर्षा। एक बात हम बता दें कि सबसे पहले कृत्रिम वर्षा तमिलनाडु में हुआ था 1983 में। उसके बाद फिर कर्नाटका सरकार ने 1993-94 के बीच कृत्रिम बारिश करवाया। अब भारत के कई राज्य कृत्रिम बारिश करवाए हैं जरूरत पड़ने पर। साथियों, AgNO3 का प्रयोग जो है, हम लोग वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं आपको एक इंक लगा देता है, जो इंक 3-4 दिन तक नहीं छूटता है। तो मतदान स्याही, मतदान स्याही, स्याही या इसका प्रयोग हम लोग जो है दर्पण के पीछे वाले हिस्सा को पोताई में भी करते हैं। दर्पण लेपन में, दर्पण के पिछला हिस्सा हिस्सा के लेपन। AgBr का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसीलिए वह प्लेट को ज्यादा चमका पाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और भी अगर जगह रहता तो हम डिस्कशन करते हैं, ठीक ना? जगह कम है, अदर सवाल इस टाइप का आएंगे तो और हम डिस्कशन करें इस पे। मेरा नॉलेज
इतना ही नहीं है इससे ज्यादा है। इतना समझ लीजिए कि है, मेरे पास बहुत है, उतना कोड नहीं है। पढ़ते हैं, बड़ा लिखते हैं। सर ही बोले थे कि मार्कर बड़ा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक धारावाही परिनालिका के इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल साथियों, ये सही है। यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। ये क्षेत्र रेखा सकेंद्रित वृत्त है ना, ये क्षेत्र रेखा सकेंद्रित वृत्त नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 मेरा सही है। 1 और 2 कहाँ है भाई? सी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम आपको एक बात परिनालिका के बारे में बता दें। ये परिनालिका का चित्र है। इसमें परिनालिका जो होता है, इसमें इस प्रकार का तारों का लपेटा होता है। तांबा के तार का क्या होता है? लपेटा होता है। लपेटों की संख्या जितना अधिक, चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक। लपेटों की संख्या जितना अधिक, चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक। और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। चुंबकीय परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? अनंत होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र अनंत होता है। साथियों लपेटों की संख्या जितना अधिक होगा, लपेटों की संख्या अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। और लपेटों की संख्या यदि कम होगा, लपेटों की संख्या यदि कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ जाते हैं। क्या समझाने की बात था, हमने समझाया परिनालिका के बारे में। अगला सवाल को देखते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनि डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। साथियों एड्स जो है, एड्स कि HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है। इसका कैसे हो जाता है? गलत यौन संबंध से। गलत यौन संबंध से। यदि आप किसी एक आदमी के शरीर से खून निकाले, जिस सिरिंज से निकाले उसी सिरिंज से किसी दूसरे में डालेंगे तो भी किसी को एड्स होने की संभावना है। मतलब गलत रक्तदान करेंगे तो भी हमें एड्स होने की खतरा बनी होती है। कोई इंसान जो खूब पीता खाता हो, मतलब नशीला पदार्थ पीता खाता हो, उसके शरीर से निकाला हुआ खून या पानी चढ़ाया हुआ सिरिंज से किसी दूसरे के शरीर में यदि हम उस सिरिंज का यूज करते हैं तो भी हमें एड्स हो सकता है। नशीला पदार्थों वाला यूज किया हुआ इंजेक्शन से भी हमें एड्स हो सकता है। आपको एक बात बताते, एड्स के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारा रोकथाम के लिए व्यवस्था किया है, बट अभी इस पे और भी खोज हो ही रहा है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनता है, AIDS एड्स दिवस। एड्स का संकेत होता है इस प्रकार से, यानी ठीक से लिख देते हैं, ए उलट के लिख दीजिएगा आर, तो एड्स का संकेत है AIDS एड्स का संकेत। एड्स का क्या है? संकेत है। साथियों एड्स को जांचने के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ALISA एलिसा टेस्ट, जिसका पूरा नाम होता है
इंजाइम लिंक्ड इम्यून सेप्रो ऐसे लिख देते हैं, आप घबराइए मत, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और लिख देते हैं। इंजाइम लिंक इम्यून सेप्रो सेपरेंट सेप्रो एंड ऐसे, इसका फुल फॉर्म होता है। एलिसा टेस्ट से एड्स की जांच होती है। बढ़ते आगे, काफी हुआ। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को कितने तारीखों से कितने क्वेश्चन के हिसाब से बताया जा रहा है और कम पड़ जा रहा है बोर्ड। बस इतना समझ लीजिए कि बोर्ड कम है, यदि बोर्ड बड़ी होती तो एड्स के बारे में और बताते हम। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? साथियों, जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक जो होता है ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। आपको हम बता देते हैं जीवाणु के बारे में, फिर बताते हैं कवक के बारे में। जीवाणु जो है, जीवाणु पहली बात है कि यह परपोषी है, यानी मृतोपजीवी, मृतोपजीवी है। कवक भी परपोषी ही है, लेकिन कवक का एक अपना परपोषी ही है। परपोषी है क्या कवक? चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज जो है, जीवाणु की खोज इवानो वॉस्की, इवानो नहीं ल्यूवेनहॉक, सॉरी माफ कीजिएगा, ल्यूवेनहॉक, विषाणु का खोज किया था इवानोवस्की। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन जीवाणु विज्ञान की खोज किसने किया था? साथियों, जीवाणु विज्ञान की खोज कौन किया था, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखना चाहेंगे कि जीवाणु विज्ञान की खोज किसने किया था। और आपको एक चीज और बता दें, कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो कवक का उपयोग जो होता है, हम आपको बता दें कि इसका उपयोग जैसे कोई चीज खट्टा करना है, खट्टा पदार्थों में कवक का यूज हम लोग करते हैं। शैवाल, शैवाल एक स्वपोषी है, स्वयंपोषी है, स्वयंपोषी है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और लाइकेन के बारे में चर्चा कर दे कि लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन क्या है? ये प्रदूषक नियंत्रण है, प्रदूषक, प्रदूषक इंडिकेटर, संकेतक, संकेतक, प्रदूषक संकेतर है। कहने का मतलब है कि जिस जगह पर प्रदूषण अधिक होगा उस जगह पर लाइकेन का पौधा मुरझा जाएगा, नहीं होगा। लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों होता है। कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए स्वयंपोषी नहीं है, ये स्वयंपोषी नहीं है। शैवाल से पानी लेता है कवक, शैवाल से पानी लेता है कवक। और शैवाल स्वयंपोषी है, स्वयंपोषी है। क्यों स्वयंपोषी है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। लाइकेन को भी हम लोग स्वपोषी के श्रेणी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? स्वपोषी के श्रेणी में रखते हैं। लाइकेन स्वपोषी है, कवक स्वपोषी नहीं है भाई साहब। लेकिन हाँ, शैवाल से पानी लेता है। बीपीएससी में बना था क्वेश्चन इस बार 67 या 68वीं में, इससे मैंने बच्चा सबको पढ़ाया था। मैं 8 सालों से पढ़ाता हूँ भाई साहब, समझे?
देख लीजिए ये सब है, जितना हमें सामने दिखा उतना पर हमने चर्चा किया। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? यह दर्पण पर अभिलंब है, बिल्कुल ये सही बात है, यह दर्पण पर अभिलंब है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, हाँ ये भी सही है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये गलत है। मुख्य अक्ष पर आपतन बिंदु नहीं, ये गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, ये सही है। यानी 1 और 3 आंसर सही बनने वाला है, बाकी गलत है। साथियों मैंने एक बात फिर बताते हैं, 3 बातें याद रखिएगा इस प्रकार के कंडीशन में। यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या करेगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा है, यदि मुख्य अक्ष से आएगा, मुख्य अक्ष से आएगा, तो बिना विचलन के निकल जाएगा। बिना विचलन के क्या करेगा, निकल जाएगा। और अगर वक्रता केंद्र से जाएगा, तो उसी दिशा में आपस लौट जाएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। बढ़ते आगे, और लाइट चैप्टर के बारे में हम बता दें कि यूट्यूब पे इसी चैनल पे प्रतिभा फाउंडेशन पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो पहुंच चुका है। उसमें ये सारे बातों का डिस्कशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किए हम लोग, तो जाके एक बार उससे भी देख लीजिएगा थोड़ी देर समय निकाल के, यदि समय आपके पास हो तो। जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए वहाँ मिल जाएगा। और आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो कलम और कॉपी लेके बैठिएगा, क्या पता कुछ एक भी बात नया आ जाए, तो आपके कॉपी में एक बात नया आ जाएगा और आपके यहाँ भी एक बात नया आ जाएगा। और क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, तो 1 नंबर से 50,000 लड़का पिछुआएगा। कंपटीशन बहुत हाई है, आपको भी पता है बात। तो एक क्वेश्चन से 50,000 लड़का को आप क्या करोगे, पीछे छोड़ दोगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन पर एकदम बाज जो होता है ना, बाज, उसके तरह चील की तरह एकदम नजर गड़ाए रखेंगे, चील की तरह एकदम नजर गड़ाए रखेंगे, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन का लेवल एकदम हाई रहेगा। 2-4 वीडियो जाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को छाटेंगे। जितना नॉर्मल क्वेश्चन होगा हम नहीं लाएंगे डिस्कशन के लिए, जितना बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे होगा वही लाएंगे, और उसको कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश। साथियों मर मजाक तो होते रहता है, तो इस चैनल पे हम अब रेगुलर रहेंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है कि आप यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं, आप कंजूस है, लालची है, पैसा मांगते हैं पढ़ाने का। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और हम वादा करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे। हम कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। यूट्यूब का ये मामला है, माजरा है, डायरेक्टर सर बहुत खर्च किए हैं, तो कहीं आने वाले 5 साल 6 सालों के बाद मोनेटाइज हुआ चैनल से अगर हमें पैसा मिलने लगा, तो फिर हम आपसे नहीं मांगेंगे। ऐसे एक बात हम आपको और बता दें कि हमारे यहाँ संस्थान में ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन के मजा से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और वहाँ कंटेंट इस कंटेंट से और अच्छा भी होता है, समझाने का तरीका भी होता है अच्छा। और सबसे पहली बात कि आप हमें लाइव देख पाइएगा, है ना, और बेहतरीन व्यवस्था है, आप आइए जरूर मिलिए। 9वां नंबर सवाल करते हैं और देखते हैं कि क्या है। कशेरुकियों की यकृत कोशिका में एसईआर का फुल फॉर्म होता है एस्मुथ। एस्मुथ मतलब होता है चिकना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें राइबोसोम की कमी होती है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम की कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। और ये क्या करता है,
औषधि और विषों का निरामिषीकरण करता है। मतलब हमारे शरीर में जो औषधि जाती है, दवा जाता है या कोई हानिकारक चीज चली जाती है, उसका निरामिषीकरण करता है। मतलब उसे तोड़ता है, उसे अपघटक करता है, खत्म करने का कार्य करता है। हालांकि लिपिड का संश्लेषण भी ये करता है। ऑप्शन में साथ में है, चूंकि आंसर आपका रेलवे बोर्ड ने इसे माना था, इसलिए हम इस ऑप्शन पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि लिपिड का भी संश्लेषण करता है, प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम कम होता है, फिर भी ये प्रोटीन का संश्लेषण थोड़ा सा करता है। एसीआर आप लोग किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी का, उसमें मिलेगा। देखिए हम एक बात बताते हैं, कुछ ऑर्थोराइज किताब पढ़िए। बेवजह बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप पढ़ लेते हैं, गूगल को टाइप करके निकाल के दिखा दीजिएगा, देखिए सर ऐसा नहीं है, ये हम नहीं मानेंगे। ऑर्थोराइड बुक आप हमको दिखाइए, तब मानेंगे हम किसी बात को, क्योंकि हम तो केवल ऑर्थोराइड बुक को पढ़ते हैं और उससे कंटेंट लेके आते हैं, उसी का ज्ञान हम आपको देते हैं। गूगल पर अलग अलग साइट पर अलग अलग बातें लिख देता है, मैंने भी गूगल का यूज किया है। सोशल मीडिया पर हम भी 16 घंटा 12 घंटा एक्टिव रहते हैं भाई साहब, समझे, ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते आगे। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? धारा की प्रवाह को उलट देता है। देखिए साथियों, यहाँ सेल लगा हुआ है, जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, तो ये जो कुंजी है यहाँ से कनेक्ट होगा और लाइन जाएगा। आप इधर से लाइन को जा रहे हैं, जैसे ही इसमें लाइन जाएगा तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें धक्का लगेगा। जैसे ही धक्का लगेगा तो ये पलड़ा नीचे की ओर चला जाएगा और ये पलड़ा ऊपर की चला जाएगा। तो ये काम कौन करेगा? विभक्त वलय करेगा। और इसी वजह से मोटर क्या करेगा? नचता है। क्योंकि क्या होता है, विभक्त वलय जो होता है धक्का खाते चुंबकीय क्षेत्र से और पलटते रहता है, उलटते पलटते रहता है, इसलिए मोटर हम लोगों को नचते हुए दिखता है। इसमें ब्रश भी होता है, ये आर्मेचर भी होता है, चुंबक भी होता है, ये सारे चीज होता है। ये मोटर का जो है फिगर है। आपको मोटर के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत विद्युत चुंबकीय चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। मोटर का क्या कार्य है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर को मैक्सवेल के दाहिना नहीं बायां नियम से समझा जा सकता है। समझा जा सकता। इतनी बातें विद्युत मोटर के बारे में जानिए। इसको अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकता है। म्यूचुअल इंडक्शन, क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव पे कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको एक बात बताते, दाहिना बायां समझते हैं ना आप? अरे दाहिना जिससे हम लोग खाते हैं, और बायां जिससे हम लोग धोते हैं, समझे? तो आप देखे होंगे जनरेटर को कौन हाथ से चालू करते हैं? दाहिने हाथ से चालू करते हैं। जनरेटर को कौन हाथ से चालू करते हैं? दाहिना। तो जनरेटर मैक्सवेल के दाहिना सिद्धांत पे कार्य करता है, और मोटर को बाएं हाथ से जाकर टिप दीजिए, तो मोटर मैक्सवेल के बायां सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बल्ब के फिलामेंट से प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। साथियों, बल्ब के फिलामेंट जो होता है, पहली बात है कि फिलामेंट का आपको हम एक चीज बता दें, गलनांक बहुत हाई होता है। गलनांक, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है। इसका प्रतिरोध भी कितना होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च होता है। इसका आंसर मतलब है कि आपको उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फिलामेंट जो होता है नाइक्रोम के तार का बना होता है। नाइक्रोम के तार का बना होता है।
बल्ब के बारे में बता दे, क्या बल्ब के बारे में बताए। चलिए बढ़ते हैं आगे, समय कम है। अगला सवाल को देखते हैं। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश तक तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल इसलिए लिथियम से फेम तक। सवाल को एक बार आप लोग पढ़िए पहुंच करके और आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए। सबसे बेहतरीन इस सेट का सवाल अगर हम मानते हैं तो इसे मानते हैं। और लेवल देखिए आप, साइंस का लेवल कहाँ चला गया। ग्रुप डी में इतना गहराई तक डूबना मजाक नहीं, ये मजाक नहीं है, हम सही बता रहे हैं आपको। ये आपको आसान लग रहा होगा, ये बहुत गहराई है इसकी। बोल रहा है जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है तब आकर्षण बल हट जाता है और इसीलिए लिथियम से क्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या भी क्या करती है, घटती है। सोचो कितना टफेस्ट में से एक रहा है ये क्वेश्चन। अधिकांश लड़का इस क्वेश्चन को गलती बनाया होगा। हम कह रहे हैं ना, टॉपर जो होगा उसको भी कंफ्यूजन में डाल दिया होगा ये क्वेश्चन। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, जो है बतानी चाहिए। हम भी शुरुआत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि ऐसे कैसे होगा, फिर बाद में इसका स्टडी किए और ज्यादा स्टडी किए तब निकलना स्टार्ट किए। हम कुछ डाटा लेकर आए आपके सामने, इस डाटा को पॉज करके क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट बार बार देखिएगा कि नहीं देखिएगा कोई गारंटी नहीं है। यदि कॉपी में आप लिखोगे तो लिखते समय तो आपका ध्यान कम से कम कॉपी पे जाएगा, कम से कम एक बार तो आप गहराई से देखे, गौर से देखे नहीं। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस डाटा को जरूर लिखिएगा। हम कह रहे हैं आपसे विनती है जरूर लिखिएगा, आपको बहुत मदद करेगा ये चीजें, ठीक ना। एक गुण है वर्ग में, जब आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो फिर क्या घटता है क्या बढ़ता है, इसके बारे में जानना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जस के तस रहता है यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे आए, लेकिन अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाए तो 1 से 4 तक तो बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। संयोजकता भी अपरिवर्तित रहता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने के समय। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु आकार भी बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने के समय। मतलब पहले छोटा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। और आकार बढ़ेगा तो देखिए इसका त्रिज्या छोटा है, इसका त्रिज्या बड़ा है, इसका त्रिज्या बड़ा है। इसका यह मतलब है कि त्रिज्या भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप से नीचे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऊपर को टॉप बोलते हैं तो नीचे को क्या बोलते हैं, डाउन। जब टॉप से डाउन में आएंगे तब क्या करेगा, परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है और दाएं से बाएं जाने, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। 12 क्वेश्चन हुआ है, कितना टाइम हुआ है, शांत रहो अभी, पढ़ाने दो शांति से। धातुई गुण बढ़ता है, अधातुई गुण घटता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, आयनन विभव घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। बाद बाकी इसमें जो घटती है इसमें बढ़ती है और इसमें जो बढ़ती है उसमें घटती होगी। तो इसको क्या करना है आप लोग, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 पेज में लिख के, और आप जहाँ स्टडी करते हो वहाँ स्टडी के सामने क्या करो, चिपका लो। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका लो फेविकॉल से, नहीं तो फेविकॉल से इसको सीने में एकदम चिपका लेना है, क्या कि उसको चिपकाओगे तो काम नहीं देने वाला है, लेकिन अगर इसको चिपकाओगे तो बहुत काम देने वाला है। तो इसको चिपकाइए अपने रूम में। कैटरीना कैफ के फोटो जो चिपकाते हैं, ऐश्वर्या राय के फोटो चिपकाते हैं, इससे अच्छा है कि नोट्स चिपकाइए, नोट्स चिपकाइए, वो आपको बहुत मदद करने वाला है ना। वो सब के चक्कर में काहे पड़ो हो, वो सब तो चला गया और जिसके पास है खुश है, बहुत मजे ले रहा है। आपको मजे लेना है तो सरकारी नौकरी करना पड़ेगा, कि गांव देहात में सरकारी नौकरी का इज्जत आपसे अच्छा कौन जानता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है, प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देती है।
प्रकाश के वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में होता है और 7 रंग, प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश 7 रंगों में बट जाता और वह 7 रंग होता है TIBTYOR, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में बोल देते हैं बैगनी, जामुनी या आसमानी, इसको जामुनी भी बोलो आसमानी भी बोले, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो चारों दिशा में छितरा जाता है। प्रकाश को चारों दिशा में छितराने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का खोज सीवी रामन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किए थे? 28 फरवरी 1928 में। इनको इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था और 1954 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी मिला। नोबेल मिला कब? 1930 में। और भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न मिला 1954 में। इनका जन्म 1988 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तो सीवी रमन के बारे में मैंने बता दिया। प्रकीर्णन के खोज उन्होंने किया था और इनको नोबेल मिला था 1930 में। और एक कब सीवी रमन दिए थे प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव? 28 फरवरी 1928 को। भारत रत्न इनको जो है 1954 में मिला। और भारत के प्रथम फिजिक्स यानी भौतिक वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न मिला ये सीवी रमन थे। बढ़े आगे। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से जो होता है तारा टिमटिमाता है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य अपने आकार से बड़ा दिखता है, और नदी या तालाब में मछली जो तैर रही होती है अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है और अपने वास्तविक आकार से उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब ऊपर दिखता है। बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का, आप लोग भी जानते हैं इसको। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका जवाब हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने में रोकता है? साथियों, उपस्थिति के जो छल्ले होते हैं वह श्वसन तंत्र का जो भाग होता है, और यह क्या करता है? श्वसन तंत्र का कौन कौन सा भाग है पहले तो ये देख लेते हैं। श्वसन तंत्र ये 3 होता है। एक होता है फेफड़ा, जिससे मनुष्य सांस लेता है। फेफड़ा मनुष्य, आपको एक बात और बताते हैं, एक होता है मछली जैसे सांस लेते हैं, गिल्स। गिल्स से मछली सांस लेती है। और गिल्स जो होता है 2 होता है, मछली में कितना होता है? 2 होता है। एक चीज और बता देते हैं, ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया से इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, ये सांसें लेता है। श्वसन तंत्र भाग हो गया। बढ़े आगे, चलिए ये क्या है भाई साहब, बाप रे, ये देख लो रसगुल्ला। फोटो खिंचवाने का देखो आइडिया महिलाएं लोग का, आज के डेट में पाउट बनाती है, ऊपर जैसे बनाता है ना सेम टू सेम ऐसे खिंचवाएगी, तो यही पाउट है। ये खींचने वाला को देखो, खिंचवाने वाले तो ठीक है, वो अपना पोज ले रखी है। खींचने वाले को देखो, बाप रे बाप, ये रसगुल्ला को तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर देना चाहिए। हो सकता है तो भारत रत्न भी दिलवा दीजिए इसको। हम सब मांग करेंगे इसके भारत रत्न के लिए। चलिए, तो हंसी मजाक होते रहेगा, बढ़ते हैं, समय कम है इसलिए कोई कहानी भी नहीं सुना पाते हैं हम आपको इस क्लास में, वरना हम एक ऐसा टीचर है जो कहानी के लिए फेमस है। सब कहता है, जो ऑफलाइन में हमसे पढ़ा कहता है कि सर जो है कहानी अच्छा कहते हैं। हम आपके बीच नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं मिलता है मेरे को, वरना बेहतरीन कहानी सुनाते। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प। हाँ साथियों, अब एक नया ट्रेंड चल गया है। एनसीईआरटी में जितने फिगर है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक
सारे फिगर का स्ट्रक्चर में कहाँ क्या नामाकरण होना चाहिए, ये सीखना है आप लोगों को। ये अब पूछता है, हो सकता है कि रेलवे इससे फिर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ट्रेंड चल गया है तो चलेगा, जब पूछना चालू कर दिया है तो पूछेगा ही पूछेगा। ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी बाह्य चर्म या ऊपरी बाह्य अधिचर्म। अधिचर्म ये जो हिस्सा है, ये है निचली निचली बाह्य अधिचर्म। अधिचर्म और ये जो है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और ये जो है, ये है वायु अवकाश, एयर स्पेस, एयर स्पेस। और ये जो दिख रहा है रसगुल्ला, ये है गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। अब हम लोग मिला लेते हैं, पहले कौन आएगा, एक, उसके बाद कौन आएगा, अच्छा ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन हम बना देते हैं। पहले आएगा 2, उसके बाद 2 के बाद आएगा आपको 2 के बाद यहाँ है 5, तो ए आएगा 5। उसके बाद आपका 3 नंबर है, नहीं पहले आप 2 कैसे करोगे, पहले 1 लाओ ना, 1 में कौन है, ऊपरी बाह्य चर्म, तो पहले आएगा 1, 2 नंबर यहाँ है तो 2 आएगा बाद में। उसके बाद 3 आएगा, 3 कहाँ है भाई, 3 नंबर ए है तो 3 आएगा। फिर चौथा कहाँ है, चौथा यहाँ है, 4 आएगा। पांचवा का है क्या, 5 है क्या, नहीं। तो पहला क्या है, ऊपरी बाह्य चर्म। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है निचली बाह्य चर्म, यहाँ है। तीसरा कहाँ है, तीसरा आपको है वायु कोशिका, क्या है भाई, वायु कोशिका यहाँ है। चौथा ये आपको क्लोरोफिल मिलेगी। तो सज गया सब। तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब दिया हुआ था ऑप्शन, टाइप राइटर टाइप नहीं किया है, हमने आपको बताया उसी प्रकार से ऑप्शन था। और सबसे अच्छा शायद पहले के दिन पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला रेलवे में। थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लेते हैं, जब फिगर लग ही गया है तो। ये पत्ती का भाग है, हरा पत्ती का भाग है, इसको मूल रूम बोलते हैं, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। इस क्यूटिकल के माध्यम से ही वायु का प्रवेश होता है। बाह्य त्वचा है, मध्य त्वचा है, वलकुट है, इरेजिन गुहा है, अंतः त्वचा है जो अंदर है इस प्रकार से, परिभव है, फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। पौधे में खाद्य पदार्थों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। लिख लीजिएगा आप लोग, फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम। यह एक जीवित कोशिका है, क्या है, पहली बात है कि जीवित कोशिका है। उसके बाद इसका काम क्या है, खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों को पौधे में, कहाँ, पौधा, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में। अच्छा पेड़ का मतलब जानते हो, पेड़ का मतलब हुआ बड़ा बड़ा लंबा लंबा, और पौधा का मतलब समझते हो, छोटा छोटा, ठीक ना। तो पेड़ पौधों में ऊपर और नीचे, मतलब ले भी जाता है और ले भी आता है, ये फ्लोएम का कार्य है। अच्छा जाइलम क्या करता है, हम आपको जाइलम के बारे में थोड़ा सा बता देते कहीं जगह लेके। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, नहीं मिटाते क्यों, चलो जाइलम को यहाँ बता देते। जाइलम मृत कोशिका है, जाइलम क्या है, मृत कोशिका है। और इसका क्या काम है, जाइलम जल जल को केवल नीचे से ऊपर ले जाता है, ऊपर से नीचे नहीं लाता है, केवल नीचे से ऊपर ले जाता है, ऊपर से नीचे नहीं लाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल है, श्वसन की इनमें से, श्वसन थोड़ा सा गलती है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। पाइरुवेट के CO2 और H2O के रूपांतरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। साथियों इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा हुआ था। इस मैकेनिज्म जो है इसको हम समझा पाते हैं, आप समझ पाइएगा। इससे बहुत सारा सवाल पूछा हुआ था। ग्लूकोज का 6 गो जो मॉलिक्यूल है इस साइटोप्लाज्म में टूटेगा, कहाँ टूटेगा, साइटोप्लाज्म में, प्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में टूटेगा। और पाइरुवेट का C3H4O3 यानी C3 कार्बन का 3 अंश बनेगा, वो पाइरुवेट हो जाएगा, ठीक है, पाइरुवेट हो जाएगा और एनर्जी भी कुछ मिलेगा हमको। उसके बाद यहाँ से 3 भागों में ये चीजें बटना स्टार्ट हो जाता है। पहला हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के अबसेंट में, कथी में, अबसेंट में, जैसी अभिक्रिया कराएंगे ईस्ट में, कहाँ,
ईस्ट में कराएंगे तो हमको मिलेगा इथेनॉल मिलेगा, CO2 मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और 2 गो कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे ही अगर हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको लैक्टिक अम्ल मिल जाएगा। यही लैक्टिक अम्ल के वजह से जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमको थकान महसूस होता है, शरीर में दर्द आता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल जम जाता है। फिर खट्टे पदार्थ जैसे नींबू लगाते हैं, खाते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि नींबू में लैक्टिक अम्ल होता है, आपको भी पता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम को फॉलो करता है? साथियों, ओम का नियम में एक आप डायग्राम बनाइए, इससे आपको बहुत सारा VIR, बस इसको याद रखिएगा। V बराबर हो गया IR। अगर V पूछेगा तो IR के बराबर है, यदि I पूछेगा तो फिर V बटा R के बराबर है, और यदि R पूछता है तो फिर V बटा I के बराबर है, V बटा I के बराबर है। सबका मात्रक देख लेते हैं। एम्पियर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट बटा ओम, ताकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। इसका भी है वोल्ट, वोल्ट बटा एम्पियर, एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं। और ओम का संकेत होता है इस प्रकार से, फिर से लिख देते हैं, क्या पता आपको दिखा नहीं दिखा। ओम का संकेत होता है इस प्रकार से। ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया। अब हम आपको बता दें कि ओम के नियम में तापमान कांस्टेंट होता है। तापमान क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर हम इस प्रकार की बातें ले तो 3 बातें हमको एक चीज जानना है, और 3 बातें हमको जानना है। यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। यदि लंबाई के साथ साथ और क्या बढ़ाए हम? लंबाई तो बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ाएंगे, रो R बराबर होता है L/A। यदि लंबाई यानी कि L समानुपाती होगा, तापमान बढ़ेगा, ठीक है। T समानुपाती I। यदि धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसको देखते हैं। लंबाई बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ 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 काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? धारा घटेगा। धारा क्या होगा? घटेगा। और एक जो सबसे लास्ट है, हम आपको बता देते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, तापमान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फिर से इसको कर देते हैं ठीक से। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा? साथियों, इसको याद करने का एक बेहतरीन तालिका भी है। समय छोड़ो, हटाओ, समय जो लगे हम बताते हैं। आप बोर्डिंग देखे हैं? बोर्डिंग, तो बोर्डिंग का जो पाइप देखे होंगे, पाइप की लंबाई को जैसे जैसे बढ़ाएंगे पानी की धार कमेगा कि बढ़ेगा? अगर बोर्डिंग की पाइप की लंबाई बढ़ाएंगे हम लोग तो उसका जो धार है कमेगा, और उसकी नली की लंबाई को अगर पतला करेंगे तो धार क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आप लोग शाम में अपनी मोटर से फुलवारी में पानी पटाने जाते होंगे, बगीचा में पानी पटाने जाते होंगे, तो देखते हैं यहाँ नली पर ले जाके चापते हैं तो धार बहुत दूर तक जाता है ना। इसका ये मतलब है कि नली की लंबाई को कम करेंगे तो धार बढ़ेगा, मतलब क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। और अनुप्रस्थ देखो, ये है ना, एक कलम है, मार्कर है, इसका ए वाला जो हिस्सा होता है, ए वाला जो हिस्सा होता है, ए अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इस हिस्सा को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। समझे? आया समझ में? बढ़े आगे, चलिए। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उसे हम लोग अंतः स्नांदन कहते हैं। बाष्प उत्सर्जन क्या होता है? बाष्प उत्सर्जन को पोटोमीटर से मापते हैं, पोटोमीटर से
मापते हैं, मापते हैं। और बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पेड़ पौधा से जो निकलता है जल, वही बाष्पोत्सर्जन है। आपके जानकारी के लिए बता दे, सेब का पेड़ 24 घंटा में 7 से 8 लीटर तक जल का उत्सर्जन कर सकता है। सेब क्या कर सकता है? सेब का पेड़ 24 घंटा में 7 से 8 लीटर 7 से 8 लीटर जल का बाष्पोत्सर्जन कर सकता है। और मक्का मक्का का जो पेड़ है वो भी 24 घंटा में 2 से 3 लीटर पानी का उत्सर्जन कर सकता है। बाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापते हैं, ये एक यंत्र होता है। भूमि के अंदर जो जल रिश्ता है उसको अंतः निस्यंदन कहते हैं। परासरण से क्या होता है? परासरण पहली बात है कि यह ऊपरी क्षेत्र से निचली क्षेत्र की ओर गमन करता है, ऊपर से नीचे के क्षेत्र में गमन करता है परासरण। आप रात में देखे होंगे कि चना, बादाम चाहे किशमिश पानी में रख देते हैं और सुबह में फूल के बड़ा हो जाता है, वह सब परासरण विधि के होता है। आप ये भी देखे होंगे कि घर में अगर एक अगरबत्ती ऊंचे स्थान पर जला दिया जाए और नीचे आदमी सुतल है तो महक पूरे रूम में फैलता है ना? ये भी परासरण के नियम पर ही आधारित है। 4 तल्ला पर कोई आदमी मुर्गा पका रहा है, चाहे मछली पका रहा है, चाहे पनीर पका रहा है, एक तलवा पर जो आदमी सुतल है बड़ा महक आएगा। कहला काहे कि परासरण में जो कण होता है ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है। अब नीचे वाला सोचेगा क्या करे राम हमें, ठीक है, ये तो कौन है। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 20 नंबर सवाल को देखते हैं। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्या क्या है? साथियों इसे क्वेश्चन को निकालने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा आपको, और वो है 2NaCl प्लस, क्या बोला है? क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्या डालें हम? H2O डाल दे क्या? डालो तो H2O। H2O जब डालेंगे और इसमें विद्युत का प्रवाह कराएंगे, क्या कराएंगे? विद्युत का प्रवाह कराएंगे, तब हमें मिलेगा 2NaOH प्लस क्लोरीन गैस मिल जाएगा और हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। साथियों आप लोग क्या कीजिए, 2 2 4 हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन कितना है यहाँ? 2, यहाँ भी 2 है। इक्वेशन बैलेंस है। आप लोग 10th क्लास में बैलेंस करने का तरीका जरूर सीखे होंगे, उस हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस कर दिए। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। NaOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस ऑप्शन में है क्या? यहाँ है, हाइड्रोजन गैस मिला, क्लोरीन मिला, NaOH मिला, इसका मतलब कि ए ऑप्शन सही है। साथियों क्लोरीन जो होता है ये हमें प्राप्त होता है एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस जो है ये प्राप्त होता है कैथोड पे। ये दोनों गैस से अलग अलग टर्मिनल पे प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे, इसमें और क्या बताए। अच्छा क्वेश्चन था मेरे समझ से इस बार का। अगला सवाल है, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। कैसे होता है? जब 2 समजातीय, कायला हल्ला कर रहे हो तू लोग? जब 2 समजातीय श्रेणी होता है उसके बीच द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कार्बनिक में चैप्टर में। आपको पता है कि केमिस्ट्री बहुत विभागों में बटा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो कार्बनिक चैप्टर में इससे आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, और बहुत जल्द केमिस्ट्री हम लेकर आएंगे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। थ्योरी के साथ भी आएंगे और क्वेश्चन तो चल ही रहा है, वो चलेगा ही चलेगा। आपको एक बात बता दें कि ये कैसे आएगा। आपको पता है कि कार्बन कितना है? 1। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 जोड़। हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1।
यानी 12 और जोड़ 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है 14 का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में पी क्यू आर एस की पहचान कीजिए। कहने का मतलब है कि एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करके बताना है कि बताइए पी के मान पे कितना आएगा, क्यू के मान पे कितना आएगा, और कुछ पूछा है क्या? तो देखते हैं हम लोग। साथियों एक चीज बताते हैं आपको, 10th क्लास में केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का पहला टॉपिक ही है समीकरण को बैलेंस करने का तरीका सीखना। यदि आप लोग सीखे होंगे 10th में, मैट्रिक पास करके आए हैं ना जी, ऐसा तो ना है कि बिना मैट्रिक के लिए चल रहा है, आप आके आओ रेलवे के ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इसमें थ्योरम कितना है 2FeSO4। तो जब हम लोग तोड़ेंगे तो सवाल अपना आने वाला है Fe2O3, देखो है ना Fe2O3। सवाल गलत लिखोगे तो कैसे आंसर बताएंगे हम, SOT SO2 प्लस SO3 SO2 प्लस SO3, यानी कि इसमें थ्योरम कितना है 2, क्योंकि यहाँ कितना था 2। सवाल जब ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा आप लोग बुक का, प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के बुक का अगर ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा या रेलवे का प्रीवियस जब बनाइएगा तो ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा थ्योरम कितना है 2। बस एक ही चीज से आपको पकड़ा जाएगा, ऑप्शन इसमें आगे 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, नहीं, इसका आंसर क्या होगा 2। अब आगे क्या आ रहा है नहीं मत ध्यान दो, यदि ऑप्शन टकरा जाता तब हम फिर दूसरा का चेक करते। जब ऑप्शन सिंगल पीस आ रहा है, सीधी सी बात है कि मैटर क्लियर है, बस एक ही आदमी को हमको पकड़ना है, एक ही ऑप्शन पे हमको बात करना है, विचार करना है, हम किसी और पे क्यों जाए, है ना। तो फेरस में 2 अगर यहाँ एलिमेंट है तो यहाँ भी 2 है, बस इतना ही से हम पकड़ लेंगे और टिक करके निकल जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में समय बहुत कम रहता है, यदि हम पूरा वेरिफिकेशन करने चल गए तो हम लिख के देते थे आपको, बहुत क्वेश्चन स्किप करके आप चले आइएगा। क्या फायदा है एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 10 क्वेश्चन स्किप करके चले आइएगा। इससे अच्छा है कि आप 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसे तेजी में देखिए। हो सकता है कि आप पूरी तरह से वेरिफिकेशन न किए होगा, एक नंबर गलत हो गया होगा, तो एक ही नंबर ना प्लांटी कटेगा, कि 200 तो नहीं कट जाएगा, और 10 में से 4 को सही हो गया तो 4 नंबर तो ऐसे बढ़ ना जाएगा। तो 10 में से 4 को बढ़ गया तो 1 नंबर का प्लांटी दे दिए तो क्या घाटा हो गया। 1 नंबर के चक्कर में आप 10 को क्वेश्चन छोड़ के चले आए। इससे अच्छा यही होता कि आप क्या करो, तेजी से कोशिश करो करने का, थोड़ा सा रिस्क लेने का कोशिश करो। जिसने रिस्क क्या है, एग्जाम उसका हम निकलते हुए देखे, मेरा भी निकलता है, मैंने भी रिस्क लिया है इस मैटर में। अगला सवाल को देखते हैं, ये सवाल को क्या है, ये सवाल भी तो है, इसमें भी गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दें कि इसका CO2 प्लस H2O इसका समीकरण होता है, इसमें ऊपर होता है प्रकाश और ए होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल। जब इससे रिएक्शन होगा तो मेरा बनेगा CH12O6 प्लस में O2 और प्लस में H2, यानी कि इसमें कार्बन का एलिमेंट होता है, ए वाली भाग होता है 6। आप लोग बैठा लीजिएगा, देखिए कार्बन यहाँ कितना है, यहाँ 6 है, इसका ये मतलब है कि यहाँ भी कार्बन कितना होना चाहिए 6। अच्छा अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 1 H2O, यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ 1, यहाँ कितना हुआ है 6 दूना के 12, 12 और 1 13, यानी कि अब हमको 13 करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ है 2, तो 6 और 2 8, 8 है 1 9। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन 6 दूना 12 हुआ, हाइड्रोजन 12 हुआ। अब गिनते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और यहाँ कितना हुआ 6, तो 6 और 6 12, तो हमको ऑक्सीजन 12 पुराना है। यहाँ 6 हो गया, 6 और 2 8, 8 है 1 9। इसका ये मतलब है कि हमको क्या करना होगा, इसको पुराना पड़ेगा कितना 12 पुराना पड़ेगा ऑक्सीजन का, 6 हो गया और 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 8 है 1 9 हो गया। 6 प्लस 12H2O, यहाँ 6 से नहीं बल्कि 12 से गुना कीजिए तब आपका बैलेंस हो जाएगा। H2O 12H2O, C6 प्लस 6H2O नहीं,
6H2। अब देखो तो, और यहाँ हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हुआ क्या, चेक कर लो एक बार। चेक करने में क्या जाता है, ऑक्सीजन कितना हुआ 6, और यहाँ कितना हुआ 6 दूना 12, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन हो गया। तो हमको 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूना 12, 12 6 18, 19 हो गया। यहाँ 6 से गुना नहीं होगा, यहाँ 2 से करो तो 6 और 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12, ये हो गया 12, 12 6 18, यहीं पे 18 हो गया। यहाँ करते हैं 6 से, 6 और 6 और इधर 6, तो 6 और 6 12, 12 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ क्या कितना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा था, 3 6, 12 6 18। सही है क्या, देखो तो, हमें तो लगता है कि नहीं ऐसा सही नहीं है। इक्वेशन में, इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 6 12H2 शायद यही गलत हो रहा है, इसी को ठीक कर लो। ये 12H2 है और यहाँ सब 6 है, यहाँ कितना है 6 है और यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ 6 है। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा, आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसका ये मतलब है जब सवाल गलत होगा तो मेरे साथ ही हम भी गड़बड़ाएंगे, सीधी सी बात है। सवाल सही होगा तो फिर गड़बड़ाएंगे नहीं, है ना। अब पूछोगे तुम कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बता देंगे दिल्ली। अब पूछोगे बताओ क्या पूछोगे तो हम गड़बड़ गड़बड़ सवाल दे सकते हैं। जैसे पूछेंगे बताओ भारत देश की राजधानी दिल्ली कहाँ है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब तो तुम आंसर भी बता रखे हो, अब क्या बोलेंगे हम, उत्तर की ओर पूरब की ओर, ऐसा तो नहीं ना है। अब पूछोगे बताओ दिल्ली भारत की राजधानी है कैसे, ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ, है ना। मतलब के सवाल पूछोगे तो उसका जवाब भी मतलब का ही होगा। तो ये सही है। अब आप देख सकते हो कि 6 हिस्सा मिल रहा है हमको, तो आंसर होने वाला है ए। और सवाल को आप लोग सुधारने की कोशिश कीजिएगा, और मेरा टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि अगली बार से टाइपिंग मिस्टेक बहुत कम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है। ऑफलाइन बैच के भी मतलब टाइपिंग करना होता है, ऑनलाइन के भी टाइपिंग करना होता है, और अपनी भी पर्सनल लाइफ जीता है वो, तो थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन। लेकिन अगली बार से मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि सवाल गलत नहीं होगा, और हम भी आपके सामने जो है वेरीफाई करके ही आएंगे, क्योंकि हम भी डायरेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी समय कम रहता है। आपको एक बात बताता हूँ कि ये सब चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण में, ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, और ये मैग्नीशियम क्या करता है, इसका क्या काम है, एक मात्र धातु, क्लोरोफिल में एक धातु होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का क्या कार्य है, ये फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश के अंदर जो फोटोन ऊर्जा होता है, फोटोन ऊर्जा, इसको अवशोषित करने का कार्य करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। अब बता दें कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस संश्लेषण, इसमें कच्चा पदार्थ क्या है, कच्चा रो मटेरियल जिसको बोलते हैं, ROW, रो मटेरियल, MATERIAL मटेरियल ना, ये होता है CO2, फिर होता है H2O पानी, और तो और प्रकाश भी होता है, और तो और कौन होता है, प्रकाश। ये तीनों कच्चा पदार्थ है। अच्छा, इससे प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो देखो तो ऑक्सीजन निकला ना, तो प्रोडक्ट निकलता है। प्रोडक्ट इसका क्या होता है, सह उत्पाद जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को मिल जाता है ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन मिल जाता है। आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है, प्लांट में, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाता है, पादप में हो जाता है, इसलिए यह स्वपोषी है। आपको बता दें यूग्लिना में होता है, यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना जो है ये पादप और जानवर यानी कि जंतु दोनों का कॉम्बिनेशन हिस्सा होता है, यह स्वपोषी है। फिर लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन भी स्वपोषी है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायो, ब्रायोफाइटा, ये भी स्वपोषी के अंतर्गत आता है। 4 ही, और भी होंगे लेकिन मेरे को 4 याद है, पादप, यूग्लिना, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, ये सब जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि सब में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है। और यूग्लिना
जो सवाल पूछा हुआ था बीपीएससी में पूछा हुआ था सवाल कि युगलीना बताइए पादप और जंतु के संयोजन को क्या बोलते हैं, तो पादप और जंतु के संयोजन को युगलीना बोलते हैं। और लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने पाठ में बताया है पीछे भी। और उसमें शैवाल जो होता है स्वपोषी होता है और कवक उससे जल लेता है। और ब्रायोफाइटा को भी जो है स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी बेहतर डिस्कशन करेंगे, बोर्ड भी छोट पड़ रहा है। उसके बाद कंटेंट मटेरियल अगर ठीक ठाक नहीं रहता है तो मुझे भी मन नहीं लगता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी करेंगे बेहतर करेंगे, अपना नाम खराब नहीं करेंगे। इसलिए हम जो है पूरी वेरिफिकेशन के साथ अगली बार से उतरेंगे आप लोगों के बीच, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरते, हमने आपको बताया था वक्ता केंद्र से कोई भी वस्तु गुजरेगा, वक्ता केंद्र से कोई भी वस्तु गुजरेगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो तो आप जानते हैं कि वक्ता केंद्र से गुजरेगा, वक्ता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरेगा तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आपस चले आएगा। वक्ता केंद्र पे आपस चला आएगा, वक्ता केंद्र पे ही आपस क्या होगा, चला आएगा। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, मतलब जाएगा आएगा तो कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा, मतलब 0 डिग्री के कोण बनेगा। यूं जाएगा यूं आएगा। आगे सवाल बता देते हैं आपको के बारे में और क्या होता है। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था और रिप्रोडक्शन चैप्टर से रेलवे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन को पूछा है। मैं बायोलॉजी का टीचर तो नहीं हूँ लेकिन मेरे सामने जब क्वेश्चन आया है तो हम कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन अच्छा करें। हालांकि साइंस के मास्टर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि हम सबका एक्सप्लेनेशन आपके बीच रखें और बिना किसी प्रकार की हेजिटेशन के, नहीं तब ना आपको हम सक्सेस तक पहुंचाएंगे। अगर हम ही हेजिटेशन में आ गए तो फिर आपको सक्सेस तक कहाँ पहुंचा। आप मेरा वीडियो देखिएगा नहीं देखिएगा तो जो भी टफ टफ क्वेश्चन होगा अगला बार से वही सिलेक्ट करके लाएंगे। आसान क्वेश्चन तो आप कर ही जाते हो। एग्जामिनेशन हॉल में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, जिसमें से तकरीबन 12-13 क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप देखते ही टिक कर जाओगे। अब कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, मतलब कि आपको कंफ्यूजन करेंगे। बी सी 2 ऑप्शन तो छट जाएगा, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन डालेगा, ए मारे कि ए मारे, ए मारे कि ए मारे, ए मारे कि ए मारे। जैसे जयमाला पे नहीं होता है 5 को लड़की आती है उसके साथ ही अपनी दुल्हनिया भी आती है, तो अपनी नज़र जो है दुल्हनिया पर कम पड़ता है और पक्ष जो बच्चल रहती है उस सब पर गौर से नज़र पड़ता है कि इस सबको देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर अफसोस होता है कि जो मेरी वाली है उससे अच्छा तो ये लोग है, काश इसमें से कोई एक जो है मिल जाती। और उस समय मन करता है कि इरादा बदल दे, भाग जाए स्टेज पर से कूद के, लेकिन क्या कीजिएगा, जो किस्मत में लिखल रहता है वही मिलता है। फिर उसी के साथ आपका जीवन यापन होता है, वही मिलती है। कर्म में जो लिखल होगा वही नहीं मिलेगा, वही हाल यहाँ है। कॉपर्टी क्या होता है, कॉपर्टी आप एक फिगर देखिए, इसको ये बैजीना का फिगर है, AGIN बैजीना, तो हिंदी में योनी बोलते हैं। ये बैजीना का चित्र है। बैजीना में एक गर्भाशय ग्रीपा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है जो यूं अंदर की ओर जा रहा है गर्भाशय ग्रीपा है। हम लोग जो इसको यूज करते हैं तो कॉपर्टी लगा देते हैं, गर्भ निरोधक ये यंत्र है। इससे क्या होता है, निषेचन रुकता है। कॉपर्टी से क्या होता है, निषेचन रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि यह इसी हिस्सा पर लग जाता है। जैसे ही हम इसके अंदर रॉ मेटेरियल को डालते हैं तो ये अंदर जाने ही नहीं देता उसको, क्योंकि ये यंत्र लगा दिए हम, रास्ता ही रोक दिए। अब मेरा स्पर्म जो है वो अंदर जाएगा ही नहीं। अब जब जाएगा ही नहीं तो सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को रुकेगा और ये गर्भाशय गिरता है। इसके अंदर अगर दूसरा क्या है, मुख्य गोली, ये क्या करता है, मुख्य गोली का क्या काम है, देखो ऑप्शन में यहाँ 2 होना चाहिए था, 2। ये क्या करता है, इससे रोपण रुकता है, मतलब ये भी क्या करता है, अंडाणु को बनने ही नहीं देता है, इससे रोपण रुक जाता है। आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाइएगा यदि आप ये गोलियां खाते हैं, मुख्य गोलियां। इसका एक और नाम बहुत अच्छा है, मालाडी, आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, मालाडी। मालाडी नाम का एक गर्भ निरोधक गोली आती है, शायद कीमत नहीं पता है क्योंकि हम तो कभी खरीदे उड़ते हैं नहीं, यूज, तो हमको क्या पता।
अभी तो हम बैचलर है, शादीशुदा भी नहीं है, आप हम पे कोई आरोप भी मत लगाइएगा। उसके बाद एक है कंडोम। कंडोम जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा तक जाने नहीं देता है। जैसे ये गर्भाशय ग्रीवा है, तो जैसे ही हम अपना यंत्र जो होता है मेल जो पार्ट होता है उसमें उसको हम लगाते हैं और उसके साथ मतलब सेक्स करते हैं, तो क्या करता है कि ये स्पर्म जो है यहाँ तक वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसी में फंसा रह जाएगा। उसी में क्या करेगा, फंसा रह जाएगा। तो ये जो है गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं जाएगा। अब गर्भाशय ग्रीवा तक जाएगा तो अपना गर्भाशय ग्रीवा ढो के ले जाएगा फेलोपियन ट्यूब। तो अब फेलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। अब फेलोपियन ट्यूब तक गर्भाशय स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी रुक जाएगा। तो कंडोम जो है एक काम करता है। नलिका उच्छेदन से हम लोग क्या करते हैं, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है। नलिका उच्छेदन क्या करता है, नलिका उच्छेदन मतलब आप लोग सुने होंगे गांव देहात में कहता है सफैया हुआ होगा, तो ये नलिका उच्छेदन मतलब जो है यंत्र के माध्यम से साफ करते हैं उस नली को, और अंडाणु को हम लोग निकाल के क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे उसको हटा देंगे तो प्रेगनेंसी क्या करेगा, रुक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आप लोग मिला के देख लीजिए। आज का डिस्कशन समाप्त हुआ। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहा होगा तो आप माफ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था एएलपी के क्वेश्चन को लाने के लिए, और ये ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें हर प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। डिस्कशन अगर आज का कमजोर रहा होगा तो हम आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट उतारा गया है इस लाइन पे। कल से हम पूरी तरह से प्रिपरेशन करके उतरेंगे, और मेरा टेक्निकल टीम भी मुझे सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बाध्य भी है, क्योंकि अब उससे मेरा लगाव बहुत अच्छा खासा है। मेरे और उसके बीच कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा खासा बन गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल से डिस्कशन मतलब जो है इससे बेहतर कर पाए, और ऐसे ऐसे आपको फैक्ट्स बताए जो बहुत कम किताबों में मिले, बहुत कम जगह, आप बहुत कम सेटों में मिले। मैं अपनी पूरी अनुभव, पूरा एनर्जी आपके ऊपर मतलब जो है खर्च करूंगा। ऐसा कोशिश करेंगे हम। मिलते हैं कल से। तो साथियों, आप लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका वीडियो लगातार आएगा। आज पार्ट 1 हुआ, सेट 1 है, कल इसका सेट 2 आएगा, फिर सेट 3, तकरीबन 50 सेट हम लोग करेंगे, और ओनली ओरिजिनल प्रीवियस वीडियो देखेंगे, और पूरी तरह से उसका डिस्कशन बेहतरीन तरीका से करेंगे। इसमें फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, ये सारे इन्वायरमेंट का, ये सब टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होगा, और सबका डिस्कशन करेंगे, और एक बेहतरीन डिस्कशन आपको प्राप्त होगा। किसी और यूट्यूब चैनल पर जाकर देखने से अच्छा है कि आप हमसे मिलिए। हम आपको सारे बातें बताएंगे जो और यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो मेरे पास बहुत होंगे। हम खुद एक रिसर्चर है, हम रिसर्च करके निकलते हैं। दिन भर इसी का मेरा काम ही ये है, दिन भर बैठ के रिसर्च करते हैं, शाम में आपको आपके बीच आते हैं, मात्र 1 घंटा के लिए तो आते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को भी बताइएगा कि हम आ गए हैं यूट्यूब पे, पढ़ा भी रहे, आपको कुछ सिखा भी रहे हैं। आपस में हम लोग बात भी करेंगे। आप कहते हैं कि आप हमको लाइव नहीं मिलते हैं, अब कितना लाइव मिले, अब तो यूट्यूब पर लाइव ही लाइव है। जब मेरा याद आए यूट्यूब खोल के देख लो, है ना। अरे तब हम रास्ते में नहीं मिलते हैं, क्योंकि नहीं निकलते हैं, समय कम मिलता है इसलिए। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, ये सेट लगातार चलेगा, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे कल। लव यू।